हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपने प्लांट टिश्यू कल्चर के बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था और आज अपने इस वीडियो में प्लांट टिश्यू कल्चर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लांट यूज्ड, मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर प्रोसेस के अंदर अपने कौन से एक्सप्लांट को यूज़ कर रहे हैं, उसी एक्सप्लांट के बेस पर अपने प्लांट टिश्यू कल्चर को आगे डिवाइड कर देते हैं। एंड सेकंड इसका टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इन विट्रो ग्रोथ, मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर जो अपने एक्सप्लांट ग्रो करवा रहे हैं उस एक्सप्लांट की अपने ग्रोथ किस प्रकार की करवानी है। कैलस कल्चर के अंदर एक्सप्लांट की ग्रोथ अलग तरीके से होती है और जो सेल सस्पेंशन कल्चर है इसमें एक्सप्लांट की ग्रोथ एक अलग तरीके से होती है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के दो टाइप्स हैं, फर्स्ट है एक्सप्लांट के बेस पर, सेकंड है एक्सप्लांट की ग्रोथ के बेस पर। जो इसका फर्स्ट टाइप है सबसे पहले अपने इसी के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्सप्लांट के बेस पर प्लांट टिश्यू कल्चर का जो सबसे पहला पार्ट है वो है सीड कल्चर। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे सीड कल्चर के बारे में। तो एक्सप्लांट के बेस पर प्लांट टिश्यू कल्चर का फर्स्ट टाइप है सीड कल्चर, मतलब इस टाइप के अंदर अपने एक्सप्लांट किसे लेंगे, सीड को। तो इस कल्चर में क्या होगा, सबसे पहले अपने किसी भी प्लांट के सीड को लेंगे, उस सीड का अपने सरफेस स्टरलाइजेशन या सतह निर्जमीकरण करेंगे और सतह निर्जमीकरण करने के बाद उसे अपने इन विट्रो कल्चर करेंगे, मतलब लैब के अंदर आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर क्या करवाएंगे, उसको ग्रो करवाएंगे। और जब सीड कृत्रिम पोषक माध्यम में या आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ग्रो होंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, सीडलिंग का या पादप का, जिसे अपने हिंदी में कहते हैं सीडलिंग को पादप। और इन सीडलिंग को अपने बाद में ग्रीन हाउस के अंदर अपने ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जो फर्स्ट कल्चर है अपना सीड कल्चर, आसान सा कल्चर है। इसमें सबसे पहले अपने क्या करना है, सीड को लेना है, सीड का अपने सतह निर्जमीकरण या सरफेस स्टरलाइजेशन करना है। सरफेस स्टरलाइजेशन के बाद उसे अपने लैब के अंदर आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ग्रो करवाना है, जिससे इन सीड से किसका फॉर्मेशन होगा, सीडलिंग का फॉर्मेशन होगा। और इन सीडलिंग को अपने ग्रीन हाउस के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। और इस सीड कल्चर का एडवांटेज क्या होगा, द जर्मिनेशन एफिशिएंसी ऑफ सीड्स आर हाई, मतलब बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। जब सीड्स को अपने एक नेचुरल कंडीशन के अंदर ग्रो करवाते हैं तो कुछ सीड्स डिफरेंट फिजिकल फैक्टर के कारण ग्रो नहीं कर पाते, लेकिन जब इन वाइबल सीड्स को अपने इन विट्रो कल्चर के थ्रू अपने ग्रो करवाते हैं तो अपने 100% वाइबल सीडलिंग का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब जो सीड की जर्मिनेशन एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। प्लांट टिश्यू कल्चर का सेकंड टाइप है ऑर्गन कल्चर, मतलब जब अपने प्लांट टिश्यू कल्चर प्रोसेस या इन विट्रो कल्चर में न्यू प्लांट को ग्रो करवाने के लिए अपने एक्सप्लांट के रूप में प्लांट के किसी ऑर्गन का यूज़ करते हैं, तो उसे अपने क्या कहते हैं, ऑर्गन कल्चर। इससे पहले अपने कौन सा कल्चर किया था, सीड कल्चर, मतलब जब न्यू प्लांट ग्रो करवाने के लिए अपने एक्सप्लांट की फॉर्म में सीड लेते हैं तो उसे अपने कहते हैं सीड कल्चर। और इस कल्चर के अंदर अपने एक्सप्लांट की फॉर्म में किसे लेंगे, प्लांट के किसी भी एक ऑर्गन को। अब प्लांट के अंदर टू टाइप्स के ऑर्गन पाए जाते हैं, एक तो वेजिटेटिव ऑर्गन, दूसरे कौन से, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब कायिक अंग और जनन अंग। कायिक अंग है जैसे रूट, लीफ और मेरिस्टेम। मेरिस्टेम मतलब स्टेम का टिप वाला पार्ट। तो जब अपने रूट का यूज़ करेंगे एक्सप्लांट की फॉर्म में तो उस कल्चर को अपने कहेंगे रूट कल्चर। जब अपने लीफ का यूज़ करेंगे तो उसे अपने कहेंगे लीफ कल्चर। और लास्ट में जब अपने मेरिस्टेम या शूट टिप का यूज़ करेंगे तो उसे अपने कहेंगे मेरिस्टेम कल्चर और शूट टिप कल्चर। ये तो थे अपने वेजिटेटिव ऑर्गन्स जिनका यूज़ करके अपने न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड सेकंड है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा पाया जाता है, फ्लावर। तो प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए अपने कंप्लीट फ्लावर को भी यूज़ कर सकते हैं तो उसे अपने कहेंगे कंप्लीट फ्लावर कल्चर, या अपने फ्लावर के किसी भी पार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एंथर का यूज़ करेंगे तो अपने कहेंगे एंथर कल्चर। पॉलन ग्रेन का यूज़ करेंगे तो उसे अपने कहेंगे पॉलन कल्चर। ओव्यूल या बीजांड का यूज़ करेंगे तो उसे अपने कहेंगे ओव्यूल कल्चर। और यदि अपने एम्ब्रियो या भ्रूण का यूज़ करेंगे तो उसे अपने कहेंगे एम्ब्रियो कल्चर। इन सभी डिफरेंट ऑर्गन्स का यूज़ करके अपने इन विट्रो कल्चर या प्लांट टिश्यू कल्चर प्रोसेस के थ्रू अपने न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अपने इन सभी ऑर्गन्स में से एग्जाम्पल के तौर पर अपने दो ऑर्गन्स को समझेंगे। इनमें से अपने डिस्क्राइब करेंगे, एक तो एंथर कल्चर को एंड सेकंड करेंगे अपने मेरिस्टेम और शूट टिप कल्चर को। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं मेरिस्टेम और शूट टिप कल्चर के बारे में। तो नेक्स्ट अपने कल्चर शुरू करते हैं मेरिस्टेम और शूट टिप कल्चर। तो इस फ्लो चार्ट में सबसे पहले अपने पास एक प्लांट का डायग्राम बना हुआ है। इस प्लांट में ये जो स्टेम है, इस स्टेम का जो टिप वाला पार्ट है जहाँ पर न्यू लीव्स का फॉर्मेशन होता है उसे अपने क्या कहते हैं, शूट टिप।
और इसी शूट टिप के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं? मेरिस्टेम सेल। तो कल्चर को शुरू करने के लिए प्लांट के अपने इसी शूट टिप पार्ट को आइसोलेट कर लेंगे और इस शूट टिप को सबसे पहले अपने करेंगे स्टरलाइज, मतलब इसका अपने सरफेस स्टरलाइजेशन या सतह निर्जमीकरण करेंगे। और सरफेस स्टरलाइजेशन करने के बाद इस शूट टिप को अपने कल्चर मीडिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, और कॉनिकल फ्लास्क को एक अपने कॉटन प्लग की हेल्प से बंद कर देंगे कि एनवायरनमेंट में जो भी माइक्रोब्स हैं या सूक्ष्म जीव हैं वो इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ना आ सकें। यदि बाहर प्रेजेंट माइक्रोब्स इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आ जाएंगे तो जो अपना कल्चर है ये कल्चर सही नहीं हो पाएगा। तो अपने करना क्या है, सबसे पहले अपने प्लांट की शूट टिप को आइसोलेट करना है। इस शूट टिप का अपने सतह निर्जमीकरण या सरफेस स्टरलाइजेशन करना है। स्टरलाइजेशन के बाद इस शूट टिप को अपने कल्चर मीडिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, और उस कॉनिकल फ्लास्क को अपने एक कॉटन प्लग की हेल्प से बंद कर देते हैं। तो धीरे धीरे इस शूट टिप के अंदर ग्रोथ होगी और इस शूट टिप से किसका फॉर्मेशन होगा? न्यू शूट का फॉर्मेशन होगा। अब इस शूट टिप से जो अपना एक्सप्लांट था इससे शूट का फॉर्मेशन हो चुका है। अब अपने को इससे रूट का फॉर्मेशन करना है। तो रूट का फॉर्मेशन करने के लिए अपने कल्चर मीडिया के अंदर एक रूटिंग हार्मोन ऐड कर देंगे। रूटिंग हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सिन, मतलब IBA। इस कल्चर मीडियम के अंदर जब IBA की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है या ऑक्सिन की कंसंट्रेशन अपने ज़्यादा कर देते हैं तो शूट के साथ साथ रूट का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है, जो कि इस डायग्राम में शो किया हुआ है। तो अब अपने पास शूट का फॉर्मेशन भी हो चुका है और रूट का फॉर्मेशन भी हो चुका है, मतलब कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन हो चुका है। तो अब अपने क्या करेंगे, इस प्लांट को अपने कल्चर मीडियम से निकाल कर अपने ग्रीन हाउस के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। दोबारा फिर रिपीट करते हैं कि सबसे पहले अपने क्या करना है, प्लांट का शूट टिप पार्ट लेना है। इस शूट टिप पार्ट को अपने आइसोलेट करना है, इसका अपने स्टरलाइजेशन या निर्जमीकरण करना है, और उसके बाद इसे अपने कल्चर मीडियम के ऊपर ट्रांसफ़र कर देना है। कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र करने के बाद इस शूट टिप से न्यू शूट्स का और रूट का फॉर्मेशन होगा, और जब कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इस कंप्लीट प्लांट को अपने कल्चर मीडियम से निकाल कर ग्रीन हाउस में ट्रांसफ़र कर देना है। अब अपने बात करते हैं मेरिस्टेम कल्चर का अपने यूज़ क्यों करते हैं या इसके बेनिफिट्स क्या होती हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट्स है वो है वायरस फ्री प्लांट, कि इस कल्चर के द्वारा जो अपने न्यू प्लांट अपने प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्लांट वायरस फ्री होगा, या अपने इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो अपना न्यू प्लांट होगा वो डिजीज़ फ्री होगा, क्योंकि इस न्यू प्लांट का अपने फॉर्मेशन किस पार्ट से किया है? मेरिस्टेम पार्ट से, और जो मेरिस्टेम पार्ट होता है वो डिजीज़ फ्री होता है। इस मेरिस्टेम पार्ट के अंदर किसी भी प्रकार का वायरल, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। तो इसी कारण जब इस पार्ट का यूज़ करके अपने न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं तो जो न्यू प्लांट है वो भी क्या होता है? डिजीज़ फ्री होता है या वायरस फ्री प्लांट होता है। और इस टेक्निक का यूज़ अपने करते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन में, मतलब जो शूट टिप है वो प्लांट का एक छोटा सा पार्ट होता है और उसी छोटे से पार्ट से अपने एक न्यू प्लांट तैयार कर लेते हैं। तो इस टेक्निक का यूज़ अपने वायरस फ्री प्लांट प्रोड्यूस करने में और माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजी के अंदर करते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर का नेक्स्ट टाइप है एंथर कल्चर। एंथर कल्चर शुरू करने के लिए सबसे पहले अपने क्या करते हैं कि एक जो प्लांट है अपने पास, इस प्लांट से अपने फ्लावर को आइसोलेट कर लेते हैं। ये एक फ्लावर का डायग्राम है, तो इस प्लांट से अपने इस फ्लावर को आइसोलेट कर लिया। अब यहाँ तो अपने इस कंप्लीट फ्लावर को भी अपने कल्चर कर सकते हैं और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर कौन सा कल्चर पढ़ रहे हैं? एंथर कल्चर। तो एंथर कल्चर करने के लिए अपने इस फ्लावर में से जो स्टेमन्स हैं या पुंकेसर हैं उनको अपने आइसोलेट कर लेते हैं कट करके। अब अपने पास आगे स्टेमन्स या पुंकेसर, इन पुंकेसरों का अपने क्या करेंगे? सरफेस स्टरलाइजेशन या सतह निर्जमीकरण। सतह निर्जमीकरण करने के बाद इन स्टेमन से अपने जो एंथर हैं या परागकोश हैं इनको अपने कट करके अलग कर लेंगे और इन एंथर्स को अपने ट्रांसफ़र कर देंगे न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर या पोषक माध्यम के अंदर। कि सबसे पहले अपने क्या किया, एक हेल्थी प्लांट से फ्लावर को आइसोलेट किया, उस फ्लावर से अपने पुंकेसर या स्टेमन को अलग किया, उन स्टेमन्स का अपने सरफेस स्टरलाइजेशन या सतह निर्जमीकरण किया। सतह निर्जमीकरण करने के बाद उन स्टेमन्स में से अपने एंथर को अलग कर लिया और बाद में इन एंथर्स को या परागकोश को अपने एक नए पोषक माध्यम या न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब धीरे धीरे इन एंथर्स में ग्रोथ शुरू हो जाएगी और कौन सा प्रोसीजर शुरू होगा? एम्ब्रियोजेनेसिस का, मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन शुरू होने से पहले जो एक स्ट्रक्चर बनती है उसे अपने कहते हैं एम्ब्रियोइड्स, मतलब एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर। कि एंथर से जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो बीच में किसका फॉर्मेशन होगा? एम्ब्रियोइड का, जो कि एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इन एम्ब्रियोइड से बाद में किसका फॉर्मेशन होगा? एम्ब्रियो का या भ्रूण का। अब अपने को पता है कि जो एम्ब्रियो या भ्रूण होता है उसके अंदर प्रांकुर और मूलांकुर,
मतलब रेडिकल और प्ल्यूमल दोनों साइट या दोनों स्थल प्रेजेंट होते हैं। तो जो रेडिकल है या मूलांकुर है उससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो प्ल्यूमल है या प्रांकुर है उससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यू शूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार जो अपना एम्ब्रियो बना था, इस एम्ब्रियो के रेडिकल से और प्ल्यूमल से न्यू शूट का और न्यू रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब एक नए प्लांटलेट या पादपक का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस प्लांटलेट को अपने इस न्यूट्रेंट मीडियम से निकालकर अपने ग्रीन हाउस के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पर याद रखने वाली ये बात है कि इस प्रोसेस के द्वारा जो अपना न्यू प्लांट बनेगा वो प्लांट होगा हैप्लॉइड प्लांट। हैप्लॉइड प्लांट कैसे होगा, क्योंकि अपने को पता है कि जो एंथर है, एंथर के अंदर क्या पाए गए हैं, पॉलन ग्रेन, मतलब परागकण, पॉलन ग्रेन्स। और ये पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो इस प्रकार एक हैप्लॉइड सेल से अपने न्यू प्लांट का फॉर्मेशन किया है। तो हैप्लॉइड सेल से जो न्यू प्लांट बनेगा वो भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। तो ये आसान सा प्रोसेस था एंथर कल्चर का कि सबसे पहले अपने प्लांट में से फ्लावर को आइसोलेट करना है, उस फ्लावर में से अपने स्टेमन्स को कट करके अलग करना है, उस स्टेमन्स का अपने सरफेस स्टरलाइजेशन करना है, और बाद में एंथर को कट करके अपने न्यूट्रेंट मीडियम के अंदर कल्चर करना है। और कल्चर करने के पश्चात कौन सा प्रोसेस होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस का, मतलब सबसे पहले एम्ब्रियोइड बनेगा और बाद में क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो में दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं, रेडिकल और प्ल्यूमल। रेडिकल से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और प्ल्यूमल से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, शूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब एक प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और बाद में अपने इस प्लांटलेट को किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, ग्रीन हाउस के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। और इस प्रकार जो प्लांट बनेगा वो कौन सा प्लांट होगा, हैप्लॉइड प्लांट, क्योंकि इस प्लांट का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कौन सी सेल से हुआ है, एक हैप्लॉइड सेल से हुआ है। प्लांट टिश्यू कल्चर का नेक्स्ट टाइप है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। मतलब इस कल्चर में जो एक्सप्लांट होगा वो कौन सा होगा, प्रोटोप्लास्ट होगा, और इस प्रोटोप्लास्ट का यूज़ करके अपने न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले यही बात आती है कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है कि ऐसी प्लांट सेल जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, कि ऐसी प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल या कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, तो उसे अपने क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो अपने इस प्रोसीजर को समझना शुरू करते हैं कि सबसे पहले अपने पास क्या है कि यंग प्लांट है। इस यंग प्लांट में से अपने एक लीफ को आइसोलेट करते हैं और उस लीफ का अपने करते हैं स्टरलाइजेशन, मतलब सतह निर्जमीकरण। सतह निर्जमीकरण करने के पश्चात जो पत्ती की लोअर सरफेस होती है, जो निचली अधिचर्म होती है, उस निचली अधिचर्म पर अपने कट लगाते हैं और उसका अपने एक छोटा सा पार्ट अलग कर लेते हैं, इस प्रकार जैसे एक डायग्राम में शो किया हुआ है। ये जो अपने पार्ट अलग किया है, ये पार्ट अलग किया है लीफ की लोअर सरफेस से, मतलब लोअर एपिडर्मिस से, निचली अधिचर्म से। तो डायग्राम में शो किया हुआ है, मान लो इस पार्ट के अंदर 6 प्लांट सेल हैं। यहाँ पर अपने अच्छी तरह से आपको दिख जाएगा, यहाँ पर अपने 2 ही प्लांट सेल ली हैं। ये प्लांट सेल की सेल वॉल है और ये है सेल मेम्ब्रेन, और अंदर क्या है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। लेकिन यहाँ पर प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन अपने को कैसी प्लांट सेल चाहिए, जिसके अंदर सेल वॉल ना हो, मतलब अपने को क्या चाहिए, प्रोटोप्लास्ट। तो अपने इस सेल वॉल को डीजनरेट करने के लिए, नष्ट करने के लिए अपने किसका यूज़ करते हैं, एंजाइम का यूज़ करते हैं। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, तो इस सेलुलोज को डीजनरेट करने के लिए अपने किस एंजाइम का यूज़ करेंगे, सेल्यूलेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। मतलब इन प्लांट सेल को अपने एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम। कौन सा एंजाइम, सेल्यूलेज। ये सेल्यूलेज एंजाइम क्या करता है, इसकी जो सेल वॉल होती है उसकी सेल वॉल को डीजनरेट कर देता है। इस प्रकार अपने इन प्लांट सेल को टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा और टेस्ट ट्यूब में जो एंजाइम थे उस एंजाइम ने इसकी सेल वॉल को डीजनरेट कर दिया, और इस प्रकार अपने को एक प्रोटोप्लास्ट ऑब्टेन हो जाता है या प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अपने को क्लियर दिख रहा है कि इस सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जो सेल वॉल है वो सेल वॉल यहाँ पर एब्सेंट है। तो अब अपने क्या करेंगे, इस प्रोटोप्लास्ट को अपने न्यूट्रेंट मीडियम या कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र कर देंगे। कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र करने के बाद इस प्रोटोप्लास्ट में ग्रोथ शुरू हो जाएगी, और इस प्रोटोप्लास्ट से सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होगा, सेल वॉल का रीजनरेशन होगा। मतलब यहाँ पर पहले अपने सेल वॉल डीजनरेट की थी, जब इसे अपने कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र किया तो दोबारा सेल वॉल क्या होगी, रीजनरेट होगी। और बाद में इस सेल से कैलस का फॉर्मेशन होगा, मतलब जब इसमें डिवीज़न होगी तो कई सारी सेल्स का ग्रुप बन जाएगा, जिसे अपने क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। कैलस की डेफिनेशन क्या होती है, अविभेदित और असंगठित कोशिकाओं के समूह को अपने क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। मतलब अनडिफ्रेंशिएटेड और अनऑर्गेनाइज्ड सेल के ग्रुप को अपने क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं।
इन कैलस की सेल्स में से बाद में क्या होगा, विभेदन होगा या डिफ्रेंशिएशन होगा, और इस कैलस से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक न्यू प्लांट का, मतलब रूट डेवलप होंगी और शूट डेवलप होगी। तो इस प्रकार प्रोटोप्लास्ट का यूज़ करके अपने न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं और पहले की तरह अपने इस प्लांटलेट को ग्रीन हाउस के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो दोबारा फिर रिपीट कर देते हैं कि सबसे पहले अपने को यंग प्लांट लेना है। इस यंग प्लांट में से अपने एक लीफ को आइसोलेट करना है। इस लीफ का अपने स्टरलाइजेशन करना है, मतलब सतह निर्जमीकरण करना है, और निर्जमीकरण करने के पश्चात इसकी लोअर सरफेस से या निचली अधिचर्म से कुछ पार्ट को काट कर अलग कर लेना है, और इस पार्ट के अंदर जो सेल प्रेजेंट होंगी उन सेल्स में से अपने सेल वॉल को डीजनरेट करना है। सेल वॉल को नष्ट करने के लिए अपने इन सेल को एक एंजाइम वाले सॉल्यूशन में रख देते हैं, मतलब ये जो एंजाइम है सेल्यूलेज, ये इसकी सेल वॉल को डीजनरेट कर देगा और अपने को प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रोटोप्लास्ट को अपने कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र कर देंगे। कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र करने के बाद इस प्रोटोप्लास्ट में ग्रोथ होगी और सबसे पहले सेल वॉल का रीजनरेशन होगा, मतलब दोबारा सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, मतलब एक कंप्लीट प्लांट की सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस प्लांट सेल में क्या होगा, डिवीज़न होगा। डिवीज़न होने से कई सारी सेल्स बन जाएंगी, मतलब किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, इस कैलस की सेल्स में डिफ्रेंशिएशन होगा या विभेदन होगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, शूट का और रूट का, मतलब एक कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस प्लांट को अपने ग्रीन हाउस के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं।